हेलो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे कि जो भी यानी बातें होगी, जो भी पढ़ाई होगी वह बेहतर ढंग से होगी जाएगी, ताकि जो भी एग्जामिनी है या स्टूडेंट है वह एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके और बातों को समझ कर लिख सके। यानी ये चैप्टर बहुत लंबा है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा हर एक बार इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप देखेंगे उत्तर से लेके दक्षिण, पश्चिम से लेके पूरब, और इसके बीच में देखेंगे कि आपको नजर दिखाई दे रहा है, कहीं पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कहीं नदियां दिखाई दे रही है, कहीं झरना दिखाई दे रहा है, कहीं घने वन दिखाई दे रहा है, किसी क्षेत्र में मरुस्थल है, कहीं समतल मैदान है। तो इस चीज को जानने से पहले हमें कभी भी याद रखिएगा, ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग को कम से कम यानी कुछ मैप की जानकारी होना चाहिए। भारत के राज्य कौन जो है हमारे लिए जरूरी है, वह कहाँ है, मैप में कहाँ स्थित है, उसका संपर्क नदियों से है कि नहीं, उसका संपर्क समतल मैदान से है क्या, उसका संपर्क मरुस्थल से है क्या, उसका संपर्क आपको वनों से है क्या, उसका संपर्क पठारों से है क्या, उसका संपर्क जो है पहाड़ों से है क्या। यानी ये सारी विविधताओं को देखकर यानी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जब तक ये मैप हमको जानकारी नहीं होगा तो हमें रटने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं आपको एक छोटे से मैप बना रहा हूं, उस मैप के माध्यम से भारत के कुछ सामान्य राज्यों को अवगत कराऊंगा और उस माध्यम से पढ़ाई होगी। और ये है भारत का मैप, और इस भारत के मैप में हम देखेंगे इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की अरब सागर, अरब सागर। इस साइड जो है वह आपको है हिंद महासागर। इसको जो होता है कहा जाता है नॉर्थ, इस हिस्से को कहा जाता है साउथ, इसको कहा जाता है वेस्ट और इसको कहा जाता है ईस्ट। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारा 3 सागरों से घिरा हुआ है। एक बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ये पश्चिम वाले हिस्सों से कौन है, अरब सागर, पूरब वाले हिस्सों से कौन है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर। इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है यहीं पर आपको मिलेंगे अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। यहां पर आप पढ़ेंगे इस क्षेत्र में आपको लक्षद्वीप, और यहां आपको एक देश मिलेगा, मैं लिख नहीं सकता नीचे, आपको श्रीलंका। समान इसके साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये हिस्सा जो है इसको कहा जाता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, यहां पर है अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा जो है ये है चाइना, हिमालय, और हिमालय के ऊपर यानी इसको कहेंगे हिमालय, और हिमालय के ऊपर जो है यहाँ पर है चीन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है बांग्लादेश। ये क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो है म्यांमार, उसके बाद से पड़ेगा लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड etc है। यहाँ पर है आपको इधर इस क्षेत्र में जाएगा तो आपको है इंडोनेशिया, आगे बढ़ते जाइएगा आपको मिला ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद देन आपको मिलेगा जापान, यानी बहुत दूर तक। ठीक है, यहाँ अगर आप आएंगे इस क्षेत्र में जो है आपको मिलेंगे खाड़ी देश, और खाड़ी देश में आपको याद रख पाना जैसे सऊदी अरब, ओमान etc, ये सारे देश इधर पाएंगे। यानी इधर अगर हम जाएंगे तो आपको यूरोप पाया जाता है, और इधर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ऊपर की तरफ जाएंगे ठीक है तो यहाँ जो है आपको ये कहा जाता है, इसको सेंट्रल एशिया, इसको कहा जाता है सेंट्रल एशिया, जिसमें पाए जाते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान etc देश ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। अब जो होगा, अब हमको अभी तो बाहरी क्षेत्रों से मतलब नहीं है, हमको केवल संसाधन पढ़ना है, तो इसमें आंतरिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ का हम हिस्सा देखें तो इसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर, इसको कहा जाता है लद्दाख। ठीक है,
लद्दाख के बाद आइएगा तो यहाँ आपको मिलेंगे यह पंजाब हो गया, ठीक है। यहाँ जो है यह क्षेत्र राजस्थान का है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ये है गुजरात का, ठीक है। यहाँ गुजरात के नीचे आइएगा तो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा गोवा, गोवा के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा केरल। यानी अरब सागर से संबंध गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, गोवा से है, कर्नाटक से है और केरल से है। देन अगर पूरब की तरफ आते हैं तो यहाँ जो है तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद जाएंगे आंध्र प्रदेश, एपी है, तेलंगाना इसमें अंदर चला जाता है। उसके बाद से है उड़ीसा है, उसके बाद से WB यानी वेस्ट बंगाल है। तो इस साइड से भी हमको याद रखना पड़ेगा, यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये पश्चिम के क्षेत्र पूरब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसका संबंध जो है बंगाल की खाड़ी से है और इन सारे क्षेत्रों का संबंध अरब सागर से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्वाभाविक होगा कि मेरी बात कुछ समझ में आपको आती होगी। देन पंजाब के बाद यहाँ पर जो है आपको हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है उत्तराखंड है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र दिल्ली है, ये वाला क्षेत्र यूपी है, ये वाला क्षेत्र MP है, यहाँ पर TL है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर हम देखेंगे बिहार और यहाँ पर क्या है झारखंड। यानी मोटे तौर पर हमें इन राज्यों की जानकारी होना चाहिए कि किसका संबंध यानी कहाँ पर कौन है, मोटे तौर पर हमें जानना चाहिए। अब इन क्षेत्रों में जो भी संसाधन पाए जाएंगे उन संसाधनों का अध्ययन हम आसानी तरीके से कर सकेंगे, यानी हमें यह मालूम हो जाएगा कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में किस संसाधन की विद्वता सबसे अधिक है। उस आधार पर हम जो होगा यानी किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे, हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम जो है यहाँ पर अब समझने की कोशिश करेंगे कि संसाधन क्या है। तो आप पढ़े जरूर होंगे कि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करता है उसमें वस्तु का उपयोग करता है उसको संसाधन कहा जाता है। लेकिन क्या केवल संसाधन हो जाने से थोड़ी होता है? नहीं, आंसर नहीं होगा। संसाधन के सामने हमें तकनीक और ज्ञान होना चाहिए। उन सारे चीजों के पास करने के लिए हमारे पास कौशल होना चाहिए। जब ये सारे चीज हमारे पास उपलब्ध होंगे तब हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर इसी चीज को अगर कोई पूछ रहा है कि क्या संसाधन प्राचीन काल में था, आंसर होगा कि हाँ प्राचीन काल में था। कोई पूछ रहा है कि क्या यह मध्य काल में था, आंसर होगा मध्य काल में भी था। क्या ये आधुनिक काल में है, आंसर होगा कि हाँ आधुनिक काल में भी है। लेकिन क्या इन संसाधनों का उपयोग बड़े तौर पर ना हम प्राचीन काल में कर रहे थे और ना ही मध्य काल में कर पाए, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक काल में इन संसाधनों का उपयोग हम सही ढंग से कर रहे हैं। प्रश्न उठता है क्यों कर रहे हैं? आखिर इस आधुनिक काल में क्या है कि संसाधनों का उपयोग हम सही ढंग से करने लगे? तो इस आधुनिक काल में संसाधनों का उपयोग करने का माध्यम हमारे पास तकनीक है। हमारे पास क्या है? तकनीक है। हमारे पास क्या है? कौशल है। हमारे पास क्या है? तो हमारे पास ज्ञान है। यानी इस आधार पर तकनीक, कौशल, ज्ञान के आधार पर हम लोगों ने संसाधनों का उपयोग करने लगे। इस संसाधन में रिसोर्स के रूप में अगर मूल रूप से देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आपको लगा दिया गया है जिसको आप देखकर आसानी से बता सकते हैं इसमें संसाधन कौन आएंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर एक हवाई जहाज का चित्र दिखाया गया, ये भी क्या है? एक संसाधन। क्या प्राचीन काल में था? आंसर होगा नहीं। क्या मध्य काल में था? आंसर होगा नहीं। आखिर आज क्यों है? इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास तकनीक है, आज हमारे पास कौशल है, आज हमारे पास पहले की अपेक्षा अधिक ज्ञान है, इसलिए हम हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं। ये एक चित्र जो है आपको रेलगाड़ी का दिखाया गया है, ये भी क्या प्राचीन काल में रेलगाड़ी था? आंसर होगा कि नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय ना हमारे पास तकनीक था और ना ही हमारे पास कौशल था। उसी प्रकार कारखाना, क्या प्राचीन काल में कारखाना नहीं थे? क्या मध्यकाल में कारखाना नहीं थे? आंसर होगा मध्यकाल और प्राचीन काल में भी कारखाना थे, लेकिन इतनी व्यवस्थित नहीं थी। हम उतने सारे चीजों को, संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते थे। सड़कें, इतनी साफ सुथरी सड़कें नहीं थी। ये खनन, माइन करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी जिसका उपयोग हम सही ढंग से कर सके, इसलिए ये भी नहीं था। जंगल थे, लेकिन हमारे पास उतनी शिल्प कला नहीं थी। कोई यानी फर्नीचर से बनाने वाली कोई वस्तु, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या कोई ज्ञान नहीं था जिसके उपयोग, इसका भी सही उपयोग नहीं कर पाते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, आज वर्तमान समय में मोबाइल देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, ये सारी चीजें, तेल खनन माइंस,
पहले भी की दौर में भी तेलें थी, लेकिन क्या पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली प्राचीन काल में आप किसी मशीनरी को या किसी गाड़ी को देखे हैं? नहीं देखे। क्यों? आज मिला, पहले नहीं था। इसका एक ही कारण था, संसाधन था परंतु तकनीक नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए इन सारे चीजों को सही ढंग से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो चीजें आपको दिखाई जा रही है, ये सारे चीज जो होते हैं यानी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जो है यानी संसाधन का अगर वर्गीकरण करें तो ये दो भागों में बटाएंगे। एक जो होगा यानी मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, दूसरा होगा प्राकृतिक संसाधन। यानी इसको दो भागों में बांटा गया है, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। सिंपल में देखें, मानव निर्मित यानी जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसको बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, उसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं किसी भी चीज को, रेलगाड़ी एक प्रकार की संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है। उसी प्रकार कह सकते हैं जो है आपको, उसी प्रकार यानी कोई मकान, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। कारखाना, ये भी एक प्रकार के मानव निर्मित संसाधन है। आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से यानी तकनीक जो बनाया गया है वह भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन। दूसरा जो होता है प्राकृतिक संसाधन, जिसका उपयोग केवल हम एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक जो वस्तुओं का निर्माण करती है वह एक बार करती है, दोबारा नहीं कर सकती, और दोबारा करेगी भी तो उसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। जैसे क्या चट्टान का निर्माण यानी कम समय में हो सकता है? क्या जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या उन पहाड़ों का निर्माण कम समय में हो सकता है? क्या जो जमीन के अंदर से तेल या खनन का कार्य किया जा रहा है तो क्या वह एक कम समय में हो सकता है? आंसर होगा नहीं। इसलिए जब इन चीजों का निर्माण यानी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है तो ऐसे चीजों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक और बात याद रखिएगा, इन संसाधनों को यानी एक बार ये समाप्त हो जाए, अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर यह संसाधन समाप्त हो जाए तो इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आपका रेलगाड़ी खराब हो गई, दूसरी बन सकती है। आपका मकान टूट गया, दूसरा बन सकता है। आपका कारखाना टूट गया, दूसरा बन सकता है। लेकिन कोयला, अगर कोई बात कहे कोयला, तो बताओ तो क्या 5 दिन में कोयला बन जाएगा? 10 दिन में कोयला बन जाएगा? आंसर होगा नहीं। इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे। क्या लाखों करोड़ों वर्ष हम उसका इंतजार कर सकते हैं? क्या हमारा जीवन अवधि उतनी लंबी है कि हम इस संसाधनों को बनने का उपयोग कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। यानी इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला यानी मानव निर्मित संसाधन, दूसरा प्राकृतिक। सीधा शब्द में याद रखिएगा, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिसका निर्माण हम कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, उसको मानव निर्मित कहा जाता है। और मान जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा होता है, जिसका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, तो वैसे संसाधनों को जो होता है यानी प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जो संसाधन की अगर कमी है, संसाधन अधिक है, संसाधन अधिक है तो देश विकसित है, ये भी हो सकता है, विकसित है। दूसरा, यदि संसाधन कम है, संसाधन कम है तो देश विकासशील है, ये भी हो सकता है। यानी जिसके पास संसाधन नहीं है वह देश विकसित नहीं हो सकता है, जिसके पास संसाधन कम है वह देश विकासशील हो सकता है। लेकिन ये भी कहना क्या सत्य कहलाएगा? आंसर होगा नहीं। ये भी कहना आप सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस देश, कुछ ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे जापान एक देश है, जापान एक देश है जिसके पास संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी है, लेकिन क्या वह विकसित नहीं है? आंसर होगा हाँ, विकसित है। आप स्वाभाविक देखे होंगे, जापान एक ऐसा देश है जो यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया, लेकिन महज 20 साल में अपने आप को एकदम विकसित राज्य के रूप में उभरा गया। प्रश्न उठता है कि क्या उसके, लेकिन उसके पास तो संसाधन बहुत क्या थे? कम थे। आंसर सही है आपके पास कि संसाधन तो कम थे, परंतु उसके पास तकनीक है, उसके पास क्या है? तो बड़े पैमाने पर
तकनीक है, उसके पास क्या है तो उसके पास ज्ञान है, उसके पास क्या है तो उसके पास कौशल है। इन सारों चीजों का उपयोग करके आज जो है जापान सबसे ज्यादा विकसित बन गया। इसलिए कोई अगर प्रश्न पूछता है या कहता है कि क्या जिसके पास संसाधन की कमी अगर है तो क्या वह देश विकासशील होगा, आंसर होगा नहीं, वह भी विकसित हो सकता है। किसका उपयोग करके, तो वह उपयोग कर सकता है तकनीक का, वह उपयोग कर सकता है ज्ञान का, वह उपयोग कर सकता है कौशल का। इसके संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, तो एक जो होगा उत्पत्ति के आधार पर आप पढ़े होंगे, एक जो होगा यानी दूसरा जो होगा यानी उपयोगिता के आधार पर, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर और तीसरा जो होगा स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के अगर आधार पर हम देखते हैं तो इसमें जो होगा यानी दो, एक जो होता है जिसको कहा जाता है जैव संसाधन, एक जो होगा इसको कहेंगे जैव संसाधन और इसी का दूसरा भाग जो होगा जिसको कहा जाता है अजैव संसाधन। यानी दो प्रकार से इसको पढ़ेंगे, एक जो इसका भाग होता है जैव संसाधन और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है अजैव संसाधन। कोई पूछेगा जैव संसाधन का अर्थ क्या है, कोई पूछेगा अजैव संसाधन का अर्थ क्या है, तो हम इसको एकदम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैव संसाधन कहने का अर्थ होता है कि जिसमें यानी सजीवों का लक्षण पाया जाता है, सजीवों का यानी क्या पाया जाता है तो बउआ हमारा लक्षण पाया जाता है, जो है यानी ये प्राकृतिक द्वारा तो उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या है तो ये जो होता है जिसमें निर्जीवों का लक्षण पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक में जो होगा सजीवों का लक्षण पाया जाएगा, दूसरे में जो होगा यानी निर्जीवों का लक्षण पाया जाएगा। तो एक जैव मतलब जीवित, अजैव मतलब होता है यानी मृत। क्या इसमें मनुष्य आ सकता है, आंसर होगा हाँ। क्या इसमें पादप या वनस्पति आ सकता है, आंसर होगा हाँ। क्या इसमें पशुधन आ सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ। तो ये सारे जो होंगे सजीवों का लक्षण होंगे। इधर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या इसमें खनिज आएगा, आंसर होगा हाँ, खनिज आ जाएगा। खनिज जो होता है आ जाएगा और खनिज जो है इसमें निर्जीवों का लक्षण पाया जाता है। उसी प्रकार यदि कोई करता है क्या मृदा इसमें आ सकता है, आंसर होगा कि हाँ मृदा भी आ सकता है। क्या इसमें चट्टाने आएगी, आंसर होगा हाँ चट्टाने भी आ जाएगी। क्या इसमें धातु आएंगे, आंसर होगा हाँ धातु भी क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। इस आधार पर यानी हम जान सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। कभी कभी जय ना लेकर अगर जैविक भी लिख दिया है तो इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक होगा नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, एक जो होगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा नवीकरणीय संसाधन। इस आधार पर हम समझ सकते हैं नवी मतलब नया होता है, अनवी मतलब ये संसाधन इसमें क्या कहेंगे जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और क्या है समाप्त होने की संभावना नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसमें जो है तकनीक का उपयोग होता है, तकनीक का कुछ उपयोग होता है, तो इसको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन का मतलब ठीक इसका उल्टा, ये जो होगा एक बार उपयोग किया जा सकता है, एक बार उपयोग, एक बार ही होगा। दूसरा यानी समाप्त होने की संभावना, समाप्त होने की इसमें संभावना होगी, ठीक है। तीसरा पुनः प्राप्त, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एग्जाम के तौर पर इसमें आ जाएंगे सौर ऊर्जा,
ठीक है। सौर ऊर्जा क्या ऐसा है, आज अधिक धूप का उपयोग कर लिए तो कल आपको धूप नहीं लगेगा, कल समाप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा इसमें आ सकता है। इसमें जो है यानी जीवाश्म आएंगे, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब हो जाएगा वही होगा हमारा, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कोयला, इसमें होगा पेट्रोल, इसमें होगा अन्य यानी ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कभी भी समाप्त होंगे, और समाप्त होंगे तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया भी जाएगा तो लंबे समय लगेंगे।